इंग्लिश में लिखवा देते हैं हम, जिसको दिक्कत होगा बोलिएगा तो ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? सुनाई नहीं पड़? लिखिए। कह रहे हैं कि मतलब अंग्रेजी में लिखवा देते हैं और जिसको दिक्कत होगा हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। कोई बोलिएगा स्पेसिफिक तो हम कर देंगे ट्रांसलेट, ठीक है ना? लिखिए। ये दिख रहा है ना? देखिए, इसको समझिए। अभी जो अगला वर्ड लिखने जा रहे हैं हम, अभी सुनाई पड़ रहा है ना? तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम लोग हमेशा लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस, ठीक है? लेकिन जब नॉन पॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे तो यही सारा चीज पहले भी प्रेजेंट रहेगा, नॉन पॉल्यूटेड कंडीशन में भी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक टर्म जोड़ना बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जहां से हार्मफुल इफेक्ट चालू होता है उसका, वो जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं जोड़ेंगे तो पॉल्यूशन का परफेक्ट डेफिनेशन वो नहीं आएगा। यूजुअली लोग लिखते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बात करें या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का हम लोग बात करें, वो ऐसा नहीं है कि नॉन पॉल्यूटेड कंडीशन में नहीं है। जो फ्रेश एयर है वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, लेकिन वो उस लेवल में है जो हमारे लिए पॉल्यूटेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए एक ये जो शब्द है इन सच कॉन्सेंट्रेशन, ये जरूरी लिखना। ये सब लिखेंगे तो हम लोग का इंट्रोडक्शन में जाएगा। समझ रहे हैं? ये किस में जाएगा?
इंट्रोडक्शन में जब हम लोग इंट्रोडक्शन जब भी पॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, ये मतलब से एयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन लिखने आ गया तो हम लोग एयर पॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अभी जो भी कुछ चलेगा वो इंट्रोडक्शन, ये जब आप कॉपी में लिखिएगा ना तो मतलब एक डेढ़ दो लाइन में खत्म हो जाएगा, समझ गए। हम तो इसको ऊपर नीचे करके लिख दिए समझने के लिए, कोई हिट पॉइंट के रूप में आपको याद रहे, लेकिन आपको ऐसे मतलब ऐसे लिखना है, समझे। एक पॉइंट के बाद दूसरा, ऐसा ऊपर नीचे करके नहीं लिखना है, क्योंकि वहां लिमिटेड पेज रहता है और लिमिटेड पेज में 4 पेज 4.5 पेज आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, उतना ही में आपको लिखना है, समझ गए। तो ये देखिए, तो क्या है ना कि एक तो 2 बात पे ध्यान रखना है, बाकी बात पे सब कोई का ध्यान रहता है। जैसे ये प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये तीनों तरह का मटेरियल रहेगा हमारे पास। गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, समझ गए। जैसे हम लोग स्प्रे यूज करते हैं या फ्यूम्स यूज करते हैं, वो सब किस है, लिक्विड फॉर्म में है, समझ। एरोसोल वगैरह फ्यूम है, इस मिस्ट है, तो वो होगा आपका। दूसरा है कि इस कॉन्सेंट्रेशन में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्मफुल इंपैक्ट डालता हो, समझ गए। क्या करता हो, हार्मफुल इंपैक्ट डालता हो, किसके ऊपर में, ह्यूमन के ऊपर में डालेगा, जो प्लांट्स है, कल हम लोग बात किए थे, जो नॉर्मल वेजिटेशन है उसके ऊपर में करेगा, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में करेगा, दूसरे जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, हमारा वाइड रेंज हो गया, मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब सब उसमें आ गया, छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक आ गए। इसके बाद जो मटेरियल्स है हमारे, बिल्डिंग है, ब्रिज है, या और दूसरे कुछ मॉन्यूमेंट्स है हमारे, उनके ऊपर में भी वो असर डालेगा। इन्वायरमेंट की असर डालेगा, क्लाइमेट भी उसी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही मतलब पार्ट है। इन्वायरमेंट अपने आप में ब्रॉड है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा क्लाइमेट को अलग करके लिख दिए, समझ गए। क्योंकि जैसे आप पढ़ते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, या ओजोन में छिद्र हो रहा है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का फाइनल जो मैनिफेस्टेशन है, या उसका कह सकते हैं कि रिजल्ट है, वो किस रूप में है, क्लाइमेट चेंज के रूप में है। किस रूप में है, क्लाइमेट चेंज के रूप में। तो क्लाइमेट को भी असर करेगा हमारा, तब जाके ये हमारा पॉल्यूशन का डेफिनेशन होगा, ठीक है। अगर यहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप हिस्ट्री लिखना चाहिएगा, समझ गए, कि ये पॉल्यूशन का जब हम लोग खास करके एयर पॉल्यूशन का हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, तो उसमें आप साइड में कॉपी को ऐसा करके लिख लीजिएगा। वो मन होगा जब देखिएगा क्वेश्चन का चॉइस का आधार पे उसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। 2-3 हिस्टोरिकल बात है जो कि एयर पॉल्यूशन आज नई बात नहीं है, ये लेट 20th सेंचुरी में, लेट 20th सेंचुरी मतलब या कह सकते हैं कि पोस्ट 20th सेंचुरी में 1950 के बाद हाईली रिकॉग्नाइज्ड हुआ ये, समझ गए। लेकिन सबसे पहले 400 बीसी में हिपोक्रेट्स इसका बात किए थे। जब से मनुष्य तक मतलब सभ्यता आया और लोग जब कुकिंग शुरू किया तो कुछ ना कुछ जला रहे होंगे, और जला रहे होंगे तो स्मॉलर स्केल पे, तब पॉपुलेशन भी बहुत कम था, और उस समय में स्मॉलर स्केल पे हाइड्रोकार्बन का बर्निंग होता था, वुड वगैरह का बर्निंग कुकिंग का रूप में कुकिंग के लिए किया जाता था। तो वहां से मतलब थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन होना शुरू हुआ होगा, तो उन्होंने एक मतलब एयर का जो भी टर्म इस्तेमाल किए होंगे, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हिपोक्रेट्स ने सबसे पहला बात किया था 400 बीसी में। कब बात किया था, 400 बीसी में। उसके बाद 3-4 है मतलब 1273 ईस्वी में इंग्लैंड में जब ये समझिए कोल का इस्तेमाल चालू किया वो लोग, तो करीब 1500-1600 ईस्वी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ना, 1500 ईस्वी माना जाता है उसमें। 1400-1500 से उनका इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया था, कोल वूल का यूज वो लोग शुरू किए थे। लेकिन 1273 से ही कोल का यूज वो लोग, उससे पहले से कोल का यूज शुरू कर रहे थे। 1273 में इंग्लैंड में देखा गया कि कोल बर्निंग की वजह से एयर का मतलब जो क्वालिटी है वो खराब हो रहा है। तो वहां एक एडवर्ड वन राजा था जिन्होंने एक कोल बर्निंग को रोकने के लिए एक लॉ बनाया था, समझे, एंटी बर्निंग ऑफ कोल के लिए। तो आप उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट मतलब सबसे पहला कौन बात किया था, इन 400 बीसी, ठीक है ना। तो ये मतलब बात की थी, ठीक है। और दूसरा क्या है,
एडवर्ड वॉन जो है वो क्या किया था, एक लॉ बनाया था कोल का बर्निंग को रोकने के लिए, ठीक ना, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर सब्सिक्वेंटली 1300 ईस्वी में इंग्लैंड में ही, लंदन में ही कैपिटल पनिशमेंट का लॉ बना कि जो लोग मतलब करेगा तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली जो है इन 1300 एडी, ठीक है ना, कैपिटल पनिशमेंट introduced for ठीक है। ये याद रहेगा इतना, ये अगर मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो, और दो बात और लिखना है इसमें, इसी में आप आगे कैरी ऑन कीजिए और लिखिए कि 1950 में, ठीक है, 1950 में एयर पोल्यूशन को बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया लंदन में, लंदन स्मॉग। नाइनटीन 1950 में लंदन स्मॉग, ठीक है ना, एक इवेंट हुआ था जिसमें 4000 डेथ हुए थे 5 दिन तक। मतलब जैसे अभी दिल्ली में हो जाता है कई बार कि मतलब बिना ठंड के भी एयर जो है पूरा ये पॉल्यूट हो जाता है और उसमें काफी थिक लेयर डस्ट और इन सब चीज का जमा हो जाता है और उसकी वजह से सन नहीं आ पाते हैं और कोल्ड रीजन वहाँ है ही, और जो भी रहे होंगे ज्यादा सफोकेट हुए होंगे, और 4000 लगभग डेथ उसमें रिपोर्ट किया गया था। मतलब 50 में लंदन स्मॉग में एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 4000 डेथ्स रिपोर्ट हुए, है ना। 1952 है, सॉरी, ये 52 लिख लीजिएगा। फिर लॉस एंजल्स में भी मतलब एयर पॉल्यूशन को बहुत शुरू अर्ली 50s में काफी मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यहीं पे आप एक चीज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा ब्लैक पीपर्ड मॉथ है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड में मिले थे, ठीक है ना। ब्लैक पीपर्ड मॉथ, उसका कहानी क्या है, जैसे ये व्हाइट वॉल है ना, तो शुरू में जो पेड़ का होता था उसमें एक मॉथ का क्वालिटी व्हाइट मॉथ रहता था, लेकिन जैसे जैसे धुआं हुआ, धुआं की वजह से ये पेड़ का जो छाल था वो ब्लैकिश हो गया। तो उसमें उसी में मतलब जो सिलेक्शन, बायोलॉजी जो पढ़े होंगे, सिलेक्शन है नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना या इवोल्यूशन का फिनोमेना, तो उसमें जो हाइड हो पा रहा था एक ब्लैक क्वालिटी का डेवलप हो गया, उनका संख्या बढ़ने लग गया, और व्हाइट वाला का संख्या, क्योंकि उसको उसके ऊपर जो पक्षी प्रीडेटर था उसको खा लेता था, ब्लैक को नहीं खा पाता था, तो ब्लैक बच गया,
तो वो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन देखिए कि मतलब शुरू हुआ कब से, और लेकिन लगभग 1300-1200 ईस्वी से हेविली रिकॉग्नाइज होने लग गई है, और जाके मतलब उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में बहुत बार इसको एयर पॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन जब लंदन स्मॉग आया 1952 में, तब जाके इसके ऊपर लोगों का, साइंटिस्ट का वर्ल्ड वाइड ध्यान गया, और 1980 आते आते भारत में भी इसके अगेंस्ट में लॉ बन गए। ठीक है, और आपको भारत में जो 1984 ये चेरनोबिल का भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 84 के आसपास हुआ, समझ गए? तो वो हुआ था कांड, बहुत बड़ा कांड हुआ था। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एक मतलब पॉल्यूशन, वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि जो गैस लीक हो रहा था कहाँ पे जा रहा था? एयर में, और एयर की वजह से तो एक बड़ा दुर्घटना था। और फिर भारत में भी एंटी पॉल्यूशन एक्ट बना, फिर जो व्हीकल्स के लिए एक्ट बनाया गया कि वो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स। आज भी पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मांगता है। आप लोग जब कोई बाइक ड्राइव करते होंगे तो जब भी ट्रैफिक में रोकेगा तो आपको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मांगेगा, 6-6 महीना पे वो हमको बनाना होता है, समझ गए? तो इसके बाद जब ये इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 लाइन में इसको लिख देना है, और ये इसी में आगे लिखना है कि लेट 20th सेंचुरी, समझ गए? कि मतलब 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में वायु प्रदूषण को काफी मतलब जोर शोर से पहचाना गया, और पूरे दुनिया के साइंटिस्ट, पूरे दुनिया के गवर्नमेंट उनके ऊपर में काम शुरू किए, और उसको बहुत सीरियसली लेना शुरू किया, है ना? तो उतना लिख के तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर? आप इसमें एक लाइन जोड़ लीजिएगा, एक लाइन जोड़ लीजिएगा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वायु प्रदूषण को पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों, मतलब साइंटिस्ट एज वेल एज गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों तथा सरकारों द्वारा गंभीरता से लिया जाने लगा। और तब से इसके रोकथाम के लिए प्रयास चल रहा है ना? मतलब इसको मिनिमाइज करना, इसको खत्म करना, इसको कटेल करना, और उस पर काम चल रहा है। तो वो लिखेंगे। आगे देखिए, अब है कि मतलब जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन करता कौन है ना? तो 2 तरह के मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हम लोग इनलिस्ट करेंगे, है ना? एक गैसियस पॉल्यूटेंट है, दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है। तो लिखिए आगे। अब देखिए कि जब अगर
पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में किसको किसको रखेंगे आप? बताइए, कल बात किए थे हम लोग, बोल रहे हाँ है हाँ किसको, मतलब जैसे आपका नजर बताइए कि क्या आप मतलब पार्टिकुलेट इसमें रखेंगे? हाँ, धूल है, माइक्रोप्लास्टिक्स है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से समझना है इसको। आप रोड पे चल रहे हैं, है ना, तो जो अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया तो वो आपको दिखेगा नहीं, या आपको ऐसा फील नहीं होगा। जब सांस लेने में दिक्कत होगा तभी फील होगा। या दूसरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तुरंत आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर क्लीन एयर है तो वो भी आपको तुरंत पता चलेगा। अगर दूर से धड़ाम से तेजी से गाड़ी गया आपको तो धूल कण उड़ेगा, है ना। तो जो भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड नेचर के हैं, समझ गए, वो सभी किस में आएंगे? पार्टिकुलेट में। और जो नहीं है, मान लीजिए तो गैस के फॉर्म में है तो गैसियस आ जाएगा। कुछ बोल रहे हैं? क्या बोले? हाँ, ये सही है। तो देखिए, ये जो है मतलब पार्टिकुलेट में बहुत सिंपल है। जो सॉलिड है और वो सस्पेंडेड है, बड़े पार्टिकल्स का अगर लेंगे जो सेटल डाउन हो गया तो वो नहीं आएगा उसमें, लेकिन एयर में उसको सस्पेंडेड रहना चाहिए बहुत लंबे समय तक, समझ गए। तो उसके लिए हम लोग एक टर्म ही इस्तेमाल करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM। उसी के माध्यम से अलग अलग शहर का, और उसका एक रेंज है कि कितना मतलब माइक्रोग्राम तक रह सकता है वो मतलब लिमिट है, उसके ऊपर जाएगा तब जाके वो हम बोलेंगे कि पॉल्यूशन हो गया ज्यादा, और उसी से हम लोग मेजर करते हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं पटना में जगह जगह वो एक LED स्क्रीन लगा रहता है और वहां पे SPM, CO2 ये सब का देता रहता है। वो मतलब मशीन है, वो चेक करता रहता है उसका कि कितना सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। जब बारिश का मौसम होगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल कम हो जाएगा, समझ गए। लेकिन जैसे ही मतलब फागुन का महीना आएगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल का मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो इसको हम लोग मतलब कैटेगराइज करके लिखते चले जाएंगे। लिखिए, आप इसको लिखिए कि इसमें जो चिमनी से आपका उड़ रहा है, जितना भी चिमनी है आपका, चाहे वो ईट भट्टा में हो या कोल हो या दूसरे इंडस्ट्रीज में हो या रिफाइनरीज में हो, जहां जहां भी चिमनी है उससे जो निकल रहा है तो समझिए उससे हमको बहुत मात्रा में फ्लाई एश और सस्पेंडेड पार्टिकल गैसेस के अलावा यह भी निकलता है हम लोगों को। खास करके थर्मल पावर स्टेशन में कोल का बर्निंग होता है और वहां से जो मान लीजिए निकल रहा है धुआं में सस्पेंडेड पार्टिकल भी है, समझ गए। तो फ्लाई एश क्या है हमारा? फ्लाई एश। जब हम लोग लिखने लगेंगे रेमेडी तब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे आगे कि फ्लाई एश को हम लोग मतलब फिल्टर करके जमा करें और उससे हम लोग ईट बनाए, उसको ऐसे ओपन इसमें नहीं छोड़े तो हमारा क्या होगा? कमेगा उसका। फ्लाई एश हो गया। इसके बाद SPM, है ना। जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह आप देखे होंगे कि जिसमें पॉलन ग्रेन का टाइम होता है तो एलर्जिक रिएक्शंस होता है, हम लोग को छींक आती है उस समय में। खास करके अभी आएगा मौसम जब ये सरसों का मतलब फूल खिलेगा या दूसरे जो फ्लावरिंग होंगे आम का मौसम में, तो उस समय भी मतलब उनका जो पॉलन ग्रेन्स है वह भी एक तरह का मतलब समझिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आता है, वह भी एक पॉल्यूशन कॉज करता है हमारे लिए, है ना। तो वो एंथ्रोपोजेनिक हो गया, है ना। तो ये हो गया डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स है ये हो गया, है ना।
और आप लोग जो मतलब माइक्रो प्लास्टिक ये फला ढेकन जितना आप जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, लेड का है, वो सब इसी में आ जाएगा। जो कोल बर्निंग की वजह से लेड आ रहा है, या माइनिंग की वजह से हम लोग देखेंगे कि जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, उनके ऑक्साइड्स वगैरह जो आते हैं, सब किस में आएगा? ये एसपीएम में आ जाएगा, टोटल का टोटल। ठीक है। अब गैसियस में कौन 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 आएगा? सबसे कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ, है ना। NOx का मतलब कि कभी N2O आएगा, कभी NO2 आएगा, कभी NO आएगा, समझ गए ना। सल्फर, एक छोटा सा हम लोग चार्ट बनाएंगे और उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स है उनको लिखेंगे, उनका सोर्स लिखेंगे और उनका इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो वो एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। ये हो गया ना, समझ गया। यानी पॉल्यूटेंट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक गैसियस और एक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के रूप में, और या डस्ट के रूप में या फ्लायर्स के रूप में, जो पार्टिकुलेट मैटर है हमारा, है ना। आगे बढ़िए। छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब हेडिंग लगा लीजिएगा, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स देयर सोर्स एंड इफेक्ट्स। 3 कॉलम हो जाएगा मेरा, ये हेडिंग हो जाएगा आपका छोटा सा, है ना। एक तो हो गया कि कौन कौन सा हमारा पॉल्यूटेंट है वो, फिर उसका सोर्स क्या है, और फिर उसका इफेक्ट्स क्या है, ये हम लोग लिखेंगे। लिख लिया इसको, पेज चेंज करें, लिखिए। ठीक है। पहला लिखिए आप, फ्लाई एस, है ना। पहला पॉल्यूटेंट फ्लाई एस का सोर्स क्या होगा बोलिए? चिमनी। डिटेल में लिखना चाहिएगा तो पूरा एक डेढ़ लाइन में लिखा देंगे, और नहीं तो सिंपल अगर लिखना चाहिएगा तो चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। शॉर्ट में लिख लीजिए, चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड ब्रिक प्लांट्स, है ना। ये सब हो गया।
इससे क्या क्या हो गया बोलिए, फ्लाई एस से हाँ, हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या वो डिपॉजिट होगा प्लांट के ऊपर में, तो प्लांट को भी मतलब डैमेज कर सकता है, ठीक। और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा किस में, एसपीएम में। जो बड़े पार्टिकल होंगे धीरे धीरे सेटल करेगा, लेकिन इसमें जो एकदम माइक्रो पार्टिकल्स होगा वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, एसपीएम को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो लिखिए, contribute into SPM. Adverse effects over human health and वेजिटेशन, है ना। इतना शॉर्ट में लिख दिए उसको हम लोग। अब देखिए दूसरा जो इसका है वो क्या है, पार्टिकुलेट में एसपीएम। एसपीएम का यहां फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। सोर्स क्या होगा इसका बताइए, बहुत तरह का सोर्स है, समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। लिखिए, हम बोल देंगे तो लिख लेंगे ना। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है उसको बोलने से सुनाई पड़ता है ना, है? लिखिए, थर्मल पावर जो एसपीएम है, थर्मल पावर प्लांट्स, उसका बड़ा सोर्स है एक, नहीं है। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, तो उसमें रोड बनाएंगे चाहे मकान बनाएंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल निकलेगा ही, ठीक है। इसके बाद स्टोन जो स्टोन ग्राइंडिंग प्लांट्स हैं वहां से भी, जो स्टोन क्रशर होता है, ग्राइंडिंग प्लांट्स के बदले में स्टोन क्रशर्स भी लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, मतलब ग्राइंडिंग प्लांट के बदले में स्टोन क्रशर डायरेक्ट लिखेंगे वो भी चलेगा, है ना। इसके बाद ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट,